शाम के 5 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें देखते हैं। रत्ना शुक्ला आनंद बताएंगी दिल्ली में मासूम बच्चियों से गैंगरेप पर राजनीति। केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। बीजेपी नेता श्याम जाजू के छोटी मोटी घटना कहने पर विवाद। जावेद मंसूरी इसके बाद बताएंगे नोएडा में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं के छात्रा ने की खुदकुशी। लोगों का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। उमेश पाठक बताएंगे पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करते कैमरे में कैद हुए यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव। चुनाव आयोग ने कहा होगी गिरफ्तारी। और जगविंदर पटियाल बताएंगे हिमाचल के नाहन में गाय तस्कर के आरोपी को भीड़ ने पीट कर मार डाला। सहारनपुर ले जा रहा था ट्रक। आगे सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में 2 बच्चियां दरिंदगी की शिकार हुईं। नांगलोई में 2.5 साल की बच्ची और आनंद विहार इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना। पहली घटना नांगलोई की शिवराम पार्क इलाके की है, जहां परिवार के साथ रामलीला देखने गई 2 साल की बच्ची को उठाकर गैंगरेप किया गया। रामलीला में 2 मिनट के लिए लाइट गई तो 2 बाइकर्स 2.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। बाइकर्स का सुराग नहीं मिल सका है। दूसरी घटना आनंद विहार इलाके की है, जहां एक कॉलोनी में बच्ची के साथ उस वक्त 3 लोगों ने गैंगरेप किया जब बच्ची के माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बच्ची अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आनंद विहार गैंगरेप मामले के आरोपी प्रकाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार बच्चियों से मिली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि आखिर दिल्ली वाले कब जागेंगे। मैं पुलिस कमिश्नर से भी इस बारे में मिलने वाली हूं और मैं एलजी से भी मिलूंगी और कुछ ना कुछ तो अब दिल्ली को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से भी मैं मीटिंग करूंगी। हमको सबको साथ बैठ के इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए इन चीज़ों में। मिक्स्ड स्पेस में सिक्योरिटी है, सेफ्टी है महिलाओं की, बच्चों की, फॉर दैट मैटर युवाओं की। ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की है, पुलिस की है, प्रशासन की है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम आपके मित्र हैं, हम संवेदनशील हैं, पर दिल्ली पुलिस की तो कोई दहशत नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं की आजादी और उनके सम्मान को लेकर सरकार और समाज को जिम्मेदार होना पड़ेगा। दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना को बीजेपी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। इस घटना के बारे में श्याम जाजू से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। दिल्ली का छोटा मोटा कोई भी विषय हो, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना और किसी पर दोषारोपण करना, इस प्रकार की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं। श्याम जाजू के इस बयान को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शर्मनाक बताया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने जाजू से थोड़ी शर्म करने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 मासूम बच्चियों की रेप की घटना को लेकर पीएम, एलजी और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। केजरीवाल आज उन दोनों मासूम बच्चियों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे जो गैंगरेप की शिकार हुई हैं। केजरीवाल ने कहा पीएम को दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर हफ्ते 10 दिन में 1 घंटा देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में घंटा 2 घंटा निकालें और एलजी साहब के साथ बैठ के दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके उसके ऊपर वो थोड़ा विचार किया करें। अगर उन्होंने पुलिस को अपने अंडर में रखा हुआ है तो उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के अधीन है। केजरीवाल दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग करते रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में छेड़छाड़ से परेशान 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। सवालों के घेरे में नोएडा पुलिस से पीड़ित छात्रा ने 2 बार की थी शिकायत, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। छात्रा की खुदकुशी को लेकर नोएडा के छिजारसी गांव के लोग और छात्रा के परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस पर वक्त पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर NH-24 किया जाम। आरोप है कि थाने में शिकायत नहीं सुने जाने के बाद एसपी सिटी से पीड़ित छात्रा के परिवार वालों ने शिकायत की थी। एसपी सिटी दिनेश यादव के निर्देश पर थाने ने FIR दर्ज की थी, लेकिन थाने ने FIR दर्ज होने के बाद भी मनचलों के खिलाफ पुलिस की ओर से
ठोस कार्रवाई नहीं होने से परेशान छात्रा ने जान दे दी। वक्त पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप में छिजारसी चौकी इंचार्ज इसामुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया है। नोएडा पुलिस जब अपने महकमे के अधिकारियों की नहीं सुनती तो आम जनता की बात करना बेमानी ही है। अगर वक्त पर मंचलों पर कार्रवाई हो जाती तो छात्रा की जान बचाई जा सकती थी। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव में एक लड़की के साथ गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। अपने दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने आई थी लड़की। बताया जा रहा है कि लड़की अपने दोस्त के साथ गुड़गांव में जन्मदिन की पार्टी मनाने आई थी और उसी दौरान नेपाल मूल के 6 लड़कों ने कथित तौर पर नशे में उससे बलात्कार किया। गैंगरेप के आरोपी लड़की के दोस्त के जानने वाले थे। उस पर लड़के की पिटाई के भी आरोप हैं। पुलिस ने दावा किया है कि सभी 6 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो रेप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया है और राजनीति पूरे जोरों पर है। इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल दोपहर 1 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की, जहां पंचायत चुनाव में मुलायम के करीबी मंत्री पर लगा है बूथ लूटने का आरोप। बूथ लूटने का वीडियो वायरल हो गया है। यूपी में चल रहे जिला पंचायत चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव के करीबी और मंत्री तोताराम यादव पर बूथ लूटने का आरोप लगा है। मैनपुरी में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल तोताराम यादव की बूथ कैप्चरिंग का ये वीडियो वायरल हो गया है। बीते 13 तारीख को पंचायत चुनाव के लिए यहाँ वोटिंग हुई थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि तोताराम यादव खुद बूथ पर कब्जा करके बैलेट पर मुहर ठोक रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है और यहाँ समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जाती है। तस्वीरें सामने आने के बाद मैनपुरी के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बूथ कैप्चरिंग के आरोप में तोताराम समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों से तोताराम यादव ने इनकार किया है। आपके चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत में यादव ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो किसी बूथ पर नहीं गए थे। मैंने तो कोई किया ही नहीं, मैं किसी पोलिंग पर भी अंदर नहीं गया हूँ और न मैंने कुछ किया है। आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? अब वो आरोप तो विरोधी लगा ही रहे होंगे, लेकिन इस तरह का एक वीडियो भी वायरल हुआ। अब वो कैसे किसने बनाया मुझे पता नहीं। अब हो सकता है कि मेरी फोटो कहीं से लेके कि जोड़ी हो इधर से, या हो सकता है कि मैंने कहीं पहले की हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम। उस वीडियो में जो है ये दिखाया गया कि आप 3-4 लोगों के साथ हैं और मतपत्र जो है वो खुद लेकर के उसमें स्टैंपिंग करके मतपेटी में डाल। मेरे पास कोई था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ गनर था। तोताराम इसे विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तोताराम यादव की करतूत बयान कर रही हैं। तो मुझे भी जानकारी हुई कि इस तरह का कोई वीडियो आया है, तो ये अगर वो गलत है, वीडियो सही है, तो आप तो जानते हो उत्तर प्रदेश के कितने वीडियो आते हैं, न्यूज खबरें भी आती हैं, तो कार्रवाई सरकार करती है। लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऐसी शिकायत नहीं होगी। वोट डालने का अधिकार और मौका सबको मिलना चाहिए और मिलेगा। शिमला से 125 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के नाहन में गौ तस्करी के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पशुओं को ट्रक के जरिए हिमाचल प्रदेश से यूपी के सहारनपुर ले जाया जा रहा था। नाहन में लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने ट्रक को घेर लिया और ट्रक में मौजूद लोगों की पिटाई करने लगे। नुमान नाम के आरोपी की भीड़ ने हत्या कर दी। पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पुलिस को शुरुआती छानबीन में पता चला है कि गाय तस्करी में मरने वाले आरोपी नुमान के खिलाफ यूपी के सहारनपुर में भी तस्करी का मामला दर्ज है। हिमाचल में गाय तस्करी के आरोपी की हत्या पर राज्य सरकार ने कहा, गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। इस तरह की घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए और दूसरी सांप्रदायिक रूप जो देना है ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घटनाएं आज नहीं हो रही, कई सालों से हो रही है और एक इशू बनाकर इस तरह की बात करना जो है एक दुखद घटना बात है। सीपीएम नेता बृंदा करात ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी वोटों की राजनीति के लिए ऐसे मामलों को हवा देने में लगी है। हकीकत ये है कि आरएसएस और बीजेपी की ये तय नीति है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही उस खून की खेती पर वो वोट की फसल की इंतजार करते हैं।
पूरे देश में जहां मांस और ईटिंग हैबिट को लेकर के चर्चा चल रही है, वहीं पर आश्रम बाबा जय गुरुदेव की तरफ से एक पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसमें संदेश दिया जा रहा है कि शाकाहार को अपनाएं। हमारे साथ पंकज जी महाराज हैं इस पर बात करने के लिए। ये बताइए कि आप लोग किस चीज को लेकर के, किस विषय को लेकर के आप लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं पूरे लखनऊ में? देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते थे कि अगर समाज में, देश में खुशहाली लाना चाहते हो तो सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उन्हें केवल वादा करने वाला प्रधानमंत्री बताया है। वहीं दादरी हत्याकांड को सोनिया गांधी ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। आज सोनिया गांधी ने बिहार में 2 चुनावी रैलियां की हैं, बक्सर में और छपरा के माझी में। हमारा गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ भाजपा और उनका अफसरवादी का बंधन है, जो वादे तो लंबी सड़क इकट्ठी करता है, लेकिन उन्हें पूरा करने में उसका कोई विश्वास नहीं। महंगाई के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी ने पीएम पर निशाना साधा और पूछा कि क्या महंगाई के चलते जनता की कराहती आवाज पीएम के कानों तक नहीं पहुंचती है। ये पहले से ही साफ था कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और ऐसा ही कुछ हो भी रहा था। अचानक पटना में रातों रात होर्डिंग्स में जो तस्वीरें हैं वो बदल दी गई हैं। जो कल तक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर हुआ करती थी, वहां पर अब रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और यहां से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि क्या ये रणनीति में बदलाव की शुरुआत है। अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर देखने को मिलती थी और वो कि बिहार के विकास के लिए बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, इस नारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर होती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा अच्छे दिन तो छोड़िए, हमें पुराने दिन ही लौटा दीजिए। नीतीश ने ट्वीट करके कहा 10 महीनों की लगातार गिरावट के बाद एक्सपोर्ट इस साल के सबसे निचले स्तर पर। मोदी जी अच्छे दिन तो छोड़िए, हमें पुराने दिन ही लौटा दीजिए। नीतीश के ट्वीट का जवाब सुशील मोदी ने दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर खुद को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। जनता को छोड़कर लालू प्रसाद एंड सन्स की सेवा करने से उनके अच्छे दिन नहीं लौटेंगे। नीतीश और लालू चुनाव प्रचार में दाल की आसमान छूती कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे दिनों के वादे का। पीएम की रैली को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने उठाए सवाल, कहा 16 तारीख की रैली रद्द होने से गया गलत संदेश। बिहार बीजेपी के नेताओं की तानाशाही को लेकर भी उठाए सवाल। जिस भी वजह से हमारे स्टार प्रचारक पीएम मोदी की रैली रद्द की गई, उससे गलत संदेश गया। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद हम उतनी सीटें जीत लेंगे जितनी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बिहार के कुछ स्थानीय नेताओं की तानाशाही के चलते मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा 2 चरणों के चुनाव में महागठबंधन की जीत को देखते हुए पीएम ने अपना बिहार दौरा रद्द कर दिया। अब घबराकर पोस्टर भी बदल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 16 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली बिहार में नहीं थी। लालू नीतीश का खेमा घबराहट में ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के पाकिस्तान के गजल गायक और पूर्व विदेश मंत्री के विरोध को गलत बताया है। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है कि संजय राउत बताएं कि वो पाकिस्तान गए थे तो क्या उनकी देशभक्ति संदेह में आ गई। श्री संजय राउत जी, ये यूपीए की सरकार के समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक ग्रुप पाकिस्तान में गया था, उसमें वो गए थे। उस समय पाकिस्तान सरकार ने हॉस्पिटैलिटी दी थी, पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा दी थी। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो प्रो पाक है? संजय राउत ने फडणवीस के सवाल का जवाब दिया है। हम अपने आप गए थे पाकिस्तान में। सार्क की कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उस वक्त, अटल जी का जो एक बड़ा काफिला वहां गया था,
तो बहुत से लोग गए थे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए वहाँ किसी ने रेड कारपेट नहीं डाला था। जैसे आज हम गुलाम अली और खुर्शीद महमूद कसूरी के लिए रेड कारपेट और पूरा बंदोबस्त लगा के उनका आदर स्वागत करें, ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल शिवसेना ने हाल ही में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी का विरोध किया था। भारतीय रेल के खान पान सेवा में हुए पानी घोटाले में सीबीआई छापों के बाद रेलवे ने अपने 2 बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने इस घोटाले में 7 कंपनियों पर छापा मारकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक खाना सप्लाई करने वाले वेंडरों को राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में बोतलबंद पानी के तौर पर रेल नीरी इस्तेमाल करने को कहा गया था। लेकिन उस वक्त उत्तरी रेलवे के कैटरिंग विभाग के 2 चीफ कमर्शियल मैनेजरों की मिलीभगत से वेंडरों ने इस नियम को ताक पर रख दिया और यात्रियों को ऊंची कीमत पर परोसा गया दूसरी कंपनियों का सस्ता पानी। सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले में रेलवे अधिकारियों समेत 7 निजी कंपनियों पर छापा मारा। इस दौरान सीबीआई को निजी कंपनियों से 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। सीबीआई जल्दी ही इस मामले में रेलवे के कुछ बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है और कुछ वेंडरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने कल राजकोट में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के पहले दी धमकी। कहा अगर उनके समर्थकों को स्टेडियम में नहीं घुसने दिया गया तो रोकेंगे टीम का रास्ता। इस मैच का भी विरोध करेंगे, मैच की जो टीम आने वाली उनको भी रोकने का प्रयास करेंगे और स्टेडियम का भी घेरावा करेंगे। हार्दिक पटेल का आरोप है कि सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने उनके समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिए हैं। हार्दिक ने कहा कि मैच के ज्यादातर टिकट बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। हार्दिक की धमकी के बाद राजकोट पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मैच के लिए स्टेडियम और शहर में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच टीम इंडिया ने आज अभ्यास मैच किया। गुजरात में पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटे के 27% आरक्षण के अंदर अपने लिए भी आरक्षण की मांग कर रहा है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत क्या सुधरेगी? नोएडा के लापरवाह पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी? और बूथ कैप्चरिंग के आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी क्या होगी?